वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पार्ट 1 के सेक्शन 1 में, जिसमें हम जीएस सेक्शन को कवर करेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। किशोर मकवाना ये हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। अजय माणिकराव खानवेलकर ये हैं लोकपाल। सदानंद बसंत दाते ये एनआईए के महानिदेशक हैं। और उपेंद्र द्विवेदी जी हैं 30वें थल सेना प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम की वर्तमान 10+2 संरचना को प्रतिस्थापित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। सही उत्तर है 11। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी। क्लासिक लैंग्वेज की सूची में पहले से 6 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी। यह भाषाएं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया हैं। 5 नई भाषाओं को शामिल होने के बाद इस सूची में कुल मिलाकर 11 भाषाएं शामिल हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 24 अप्रैल। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह उस ऐतिहासिक दिवस की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें दिया हुआ है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता और क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरे नंबर पे आपका आएगा गांधी इरविन पैक्ट और तीसरे नंबर पे पूना पैक्ट और चौथे नंबर पे आपका सबसे लास्ट में आता है क्रिप्स मिशन। तो इस क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को शामिल किया गया है। सही उत्तर है 8। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इन जिलों की बात करें तो चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं कपूर मंजरी, हर्ष, यही गलत है। इसमें होना चाहिए राजशेखर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किनारे बसे शहर नगर कौन से हैं। वाराणसी यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोरखपुर की बात करें तो यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है और पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित लोनार यह मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र MH। और उसके बाद आप देखते हैं नक्की, ये झील है राजस्थान में और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यह करेक्ट है। और पुलकित झील की बात करें तो यह आंध्रा और तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल नहीं है तो कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली भी है, मक्का भी है, सरसों नहीं है। सरसों की बात करें तो यह रबी की फसल है और ये रबी की प्रमुख तिलहन फसलों में आती है। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि सही सुमेलित नहीं है में देखेंगे तो नांगल बांध, सतलज नदी सही है।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, बिल्कुल करेक्ट है। हीराकुंड डैम महानदी, बिल्कुल करेक्ट है। नागार्जुन सागर गोदावरी पर नहीं है या कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। कैपिटल्स दी हैं, तो अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की तो इसकी कैपिटल होगी ताशकंद। अगर हम बात करें तजाकिस्तान की तो अशगाबाद इसकी कैपिटल है। और अगर हम बात करें किर्गिस्तान की तो किर्गिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। और अगला है तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल है बिश्केक। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? सही उत्तर है 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम अरेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। इसमें विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत संविधान में उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलन करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये 1991-92 में आया। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में आया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। गिर लायन प्रोजेक्ट ये आया 1972 में। और राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान ये आया 1982 में। और वन संरक्षण अधिनियम ये आया 1980 में। तो इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज का संगठन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांद्र HCl एंड सांद्र HNO3। इसको 3:1 में मिलाते हैं तो अम्लराज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चैट GPT को किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ओपन AI द्वारा। निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन कीजिए। अगर हम बात करें, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो अगर हम इसके क्रम के अनुसार देखेंगे तो इसके क्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे पहले है अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आता है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, इसका निर्माण हुआ था 1540-45 के मध्य। और अगला होता है हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, इसका निर्माण हुआ था 1569-70 में। और रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है, इसका निर्माण हुआ था 1660 में। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखें, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित थे? सही उत्तर है बनारस घराने से। तो इस तरह से हमारा GS सेक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के सेक्शन 2 का सॉल्यूशन, जिसमें हम हिंदी सेक्शन को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौतूहल,
दुर्व्यवस्था और बारात। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, का के बाद। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारका वृंद खिले, इस में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यमक अलंकार। अगर हम यमक अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जिस वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लाल किला देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सब सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? सही उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंधी के आम, सामयिक लाभ। सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। सही है। इलायची बांटना, दावत देना, ऊंची फेंकना, बहुत अधिक गप मारना। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन है, रस और अस्थाई भाव का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शांत, निर्वेद, करुण, शोक, वीर, उत्सव। ये तीनों सही हैं, लेकिन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विभत्स, जिसका अस्थाई भाव होता है घृणा। दिए गए वाक्य में उपयोग हुए विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहें। इसमें कौन सा विराम चिन्ह है? सही उत्तर है अर्धविराम। अगर हम इस चिन्ह की बात करें तो अर्धविराम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नरोत्तम तत्पुरुष सही है, मतलब ये करेक्ट है, हमें गलत ढूंढना है। सीताराम में द्वंद्व समास, ये भी करेक्ट है। यथा कर्म तत्पुरुष समास नहीं, ये गलत है। और प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास, ये सही है। यानी कि इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ देख लेते हैं, यथा कर्म में कौन सा समास है? यथा कर्म में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह होगा क्रम के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है समुच्चय बोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल प्रदायक निपात नहीं है? हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी ही, ऑप्शन सी ठीक, ऑप्शन डी है इधर। तो सही उत्तर है इधर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची समूह का समूह समान है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शेषावतार, सौमित्र और रामानुज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है गाय का गोधूम। अगर हम गाय शब्द का तत्सम बात करें तो गो होता है। अगला क्वेश्चन है, परमोदार्य का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परम औदार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है, कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। इसका सही उत्तर है कल तुमको कहाँ जाना है। किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन के लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तकावी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सुधी 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 समरूपक समरूपी भिन्नार्थक हैं। अगर हम इसमें देखते हैं तो याद, बुद्धिमान, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो ओजस्वी का विकीर्ण ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? सही उत्तर है योगी। भारतेन द्वारा संपादित पत्रिका कविवचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई? सही उत्तर है 1868। अगला क्वेश्चन है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है रूपक अलंकार। आंधी आवे बैठ गंवावें, इसमें लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। इसका अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अभ्यगत सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग हैं? ऑप्शन नंबर सी, गिरोह, पहिया, मंडल, ये सभी पुल्लिंग हैं। थैंक यू। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट टेस्ट सीरीज नंबर 1 के मैथ्स के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दिया है, उनके एलसीएम का 20वां भाग है। यदि एक संख्या 96 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो एक नॉर्मल सा फार्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीपल n1 इंटू n2। तो इस हमें दिया है कि एचसीएफ जो है 1/20 है ऑफ एलसीएम का। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हमें ये भी दिया है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ इज इक्वल टू 456। अब हम एचसीएफ की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो हमारा निकल कर आएगा 19/20 एलसीएम इज इक्वल टू 456। और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 480। अब हम यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकाल लें तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा इस इक्वेशन में रखने से। इस इक्वेशन में जब रखेंगे एलसीएम की वैल्यू तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 24। अब हम उस वाले फार्मूले में रख लेते हैं कि जैसे एक संख्या हमें नहीं पता है तो वो संख्या मान लेते हैं x इंटू एक संख्या हमें पता है 96 और एलसीएम की वैल्यू हमें मिल गई 480 इंटू एचसीएफ की वैल्यू हमें मिल गई 24। अब हम 24 4 जा होता है 96, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 120। यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस की पावर 8 2 कॉस की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 4x का मान क्या होगा? इसके लिए हमें एक थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि साइन एक्स हमें गिवन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू, जब हम साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जब इधर हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी नॉलेज हो तो हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इसको हम इस फार्मूले में चेंज करेंगे कि जैसे कॉस की पावर 8 को हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2
एक्स की पावर 2, यानी कि अब पावर यहाँ पे टोटल जब हम करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, और हमें पहले से पता है कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी पावर हाफ हो जाएंगी, तो यानी कि साइन स्क्वायर 4, साइन की पावर 4x, प्लस हम यहाँ पे टू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, और अभी हमारे पास बचेगा प्लस 2 कॉस की पावर 6x। अब हमें एक फार्मूला पता हो है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हम इसको एक होल ब्रैकेट में ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हमारे पास एक 2ab वाला पार्ट बचेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम इसके लिए 2ab ऐड करेंगे तो हम इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2ab कर लें, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 कॉस की पावर 6x तो है ही है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2, 2 पे पावर नहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर की पावर 2, और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस की पावर 6x। यहाँ से हम अगले देखेंगे कि 1 माइनस 2 कॉस की पावर 6x प्लस 2 कॉस पावर 6x। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है, यदि 2020 में इनकी जनसंख्या 1.5 लाख थी, तो 2023 में इनकी जनसंख्या क्या होगी। तो 2020 में इनकी जनसंख्या गिवन है, तो 2 वर्षों में प्रभावी वृद्धि दर अगर हम देखें, 2 वर्ष के लिए प्रभावी वृद्धि दर अगर हम देखें तो हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100। वो एक फार्मूला होता है ना कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इससे हमारी प्रभावी वृद्धि दर निकलती है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी 4.04। अब हम एक बार इसी को 3 वर्ष के लिए लगा लेंगे, तो 2 वर्ष का हमने निकाल लिया, तो हम 3 वर्ष के लिए लगाएंगे तो 4.04 प्लस 2 और प्लस 4.04 इंटू 2 अपॉन 100। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 6.04 और प्लस 0.0808। अब ये हमारी प्रभावी वृद्धि दर हो गई। अब हम इसको प्लस कर लेंगे 100 प्लस जब करेंगे तब हमारा टोटल वो आ जाएगा कि हमारी वृद्धि दर टोटल इफ़ेक्टिव वृद्धि दर हो जाएगी 106 यानी 106.1208। अब हमारा जो जनसंख्या थी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,59,181। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1200 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए बी एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मार्ग पर मिलेंगे। तो ए बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष गति हम निकालेंगे। सापेक्ष गति दोनों की चालों का अंतर होगा, तो 27 माइनस 18 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। अब हम अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड।
और एक ही समय पर शुरू करते हैं, इसलिए 1200 मीटर की दूरी है, तो 1200 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हमारा आ जाएगा 25 और 48 और एक ज़ीरो, यानी 480 सेकंड बाद वे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। एक दुकानदार 40% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो टेलीविज़न सेट का क्रय मूल्य बताइए। तो सी पी अपॉन एम पी, यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब हम देखते हैं सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 100 माइनस 40% का डिस्काउंट दिया है तो 60 हो जाएगा, अपॉन प्रॉफिट 10% का हो रहा है तो ये 110 हो जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सी पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू आ जाएगा 6/11, और अब हमें मार्केट प्राइस पता है, तो हम सी पी इज इक्वल टू 18,000 इंटू 6/11 कर लेंगे, तो ये हमारा कट पिट के आ जाएगा 98,182/11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है और अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष होता है, तो अरुण की आयु कितनी है? हम मान लेते हैं कि अरुण की आयु के वर्ष है और भारती की आयु हो जाएगी के 24 माइनस के वर्ष की। अब इक्वेशन हम देखते हैं कि 2k माइनस 2 इंटू 24 माइनस के इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2k माइनस 48 प्लस 2k इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकालें तो k इज इक्वल टू 56/4 यानी 14, तो हमारा 14 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 हैं। यदि उनकी ऊंचाइयों का रेशियो 5:2 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और तो हमें इसमें हम फार्मूले में रख देते हैं कि हम मान लेते हैं कि त्रिज्याओं का अनुपात 2x है और x है, और इनकी हाइट का अनुपात मान लेते हैं हम कि k है, k के रेशियो में 5k और 2k, तो यहाँ से हम रखते हैं इसको कि पाई 4x² इंटू एच के 5k रख लेते हैं इंटू 5k इज इक्वल टू पाई x² इंटू 2k। अब यहाँ से आप देखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब बचेगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू रेशियो का साइन यहाँ पे रहेगा रेशियो 2k, यानी कि यहाँ से रेशियो का अगर 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10:1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपात अवरोही क्रम क्या है? तो हम इनकी वैल्यूज़ अगर डिवाइड करेंगे तो ये 17/30 को हम लिख सकते हैं 0.566666, इसको हम लिख सकते हैं 0.46666, और इसकी वैल्यू होगी 0.54 और इसकी वैल्यू होगी
0.55। अब हम इसे आसानी से क्रम में लगा सकते हैं। क्रम में लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 64 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए 67 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 60 रुपये वाले प्रति किलोग्राम वाले मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे कि राइस 1 67.5 रेट का है और राइस 2 60 रुपीज़ पर रेट का है, और हमें 64 वाला रेट बनाना है, तो हम किस रेशियो में मिलाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3.5। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 8 रेशियो, क्योंकि कभी भी रेशियो को डेसिमल में नहीं लिखा जाता, तो इसको हम डबल कर लेंगे तो 8:7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग और उनके और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है, तो कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें 11 का स्क्वायर कर लेंगे और आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा 144। अब हमें बीच का चाहिए, तो यानी 121 छोड़ देंगे और 144 छोड़ देंगे। तो हमें कितनी पूर्ण संख्या हैं ये फाइंड आउट करना है, तो उसमें हो जाएगा 143 माइनस 122 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 22। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, इसलिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। मासिक आय 80,000 रुपये है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% जीपीएफ भेजती है, 15% बचत खाते बैंक खाते में बचाती है, शेष राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। तो उसकी ईएमआई कितनी है। तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 15%, फिर 40%, फिर 10%, फिर 15%। अगर हम इसे सब ऐड करेंगे तो 80% वो खर्च कर देती है, 20% वो ईएमआई पे खर्च करती है। इसका मतलब तो 20% हम 80,000 का निकाल लेंगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2700 मीटर स्क्वायर है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, अगर हम आयत की लंबाई क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। यदि भूखंड की चौड़ाई के है, अगर हम चौड़ाई को के मान लें तो लंबाई हो जाएगी 3K, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो 3K इंटू के इजकल टू 2700। यहाँ से हम के स्क्वायर हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 900 हो जाएगा, के इजकल टू 30 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए निवेश बी के निवेश से 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो लाभ निवेश इंटू समय, इसका फार्मूला होता है कि लाभ ज्ञात करने के लिए कितने समय तक राशि को निवेश किया गया और कितने समय के लिए किया गया, कितनी राशि निवेश की गई और कितने समय के लिए की गई। तो जब हम ए का और बी का निवेश का रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आएगा, यानी कि 7वां हिस्सा ए का होगा, 7 हिस्सा ए का होगा और 1 हिस्सा बी का होगा। तो हम देखेंगे 7/8 कुल इंटू 275,000। तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 24625 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी 50 दिनों में कर सकता है, सी 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए को एक दिन, बी द्वारा अगले दिन और सी द्वारा एकांतर रूप से सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितना समय लगेगा। तो हम एलसीएम लेंगे तीनों का, 30, 50 और 40 का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 600। तो हम मान लेंगे कि 600 टोटल कार्य है। अगर उनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ए इजकल टू आ जाएगा 20, बी इजकल टू 12 और सी इजकल टू 15। अब हम ए बी का एक दिन का कार्य देखें अगर, तो
ए बी का 20 और 12 यानी कि ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 32, पहले दिन में किया गया कार्य। और ए सी अगर करेंगे तो ए प्लस सी, तो ए सी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35। और अगर इसलिए प्रत्येक 2 दिन उन्होंने कार्य किया होगा, तो 2 दिन में ए बी, एक बार ए बी और एक बार ए सी दोनों काम करेंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा 67। तो यानी कि 2 दिन में कार्य जो होगा 2 डे में वो हो जाएगा 67 यूनिट। अब हम 17 दिनों में उन्होंने कार्य किया होगा 67 इंटू 8, और फिर ए बी की बारी आएगी तो ए बी करेंगे 32 डेज, 32 वर्क। अब हमारा आ जाएगा 568 और कार्य बचेगा 32 कार्य को ए सी को करना है। तो 32 कार्य को करना है और इनकी इफ़िशियंसी है 35 की, तो डिवाइड करेंगे तो वही हमारा आ जाएगा आंसर 17 32/35, जिसे और हम सॉल्व करेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसी वजह से यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 17 32/35, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं। 17 32/35 यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ए और बी, पी ए इजकल टू 3/8, पी बी इजकल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/4 साथ घटते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम फार्मूले लगा कर सॉल्व कर लेंगे कि पी ए इजकल टू 3/8 गिवन है, पी बी इजकल टू 1/2 गिवन है, तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो इसको फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। सही उत्तर है, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3। इससे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर 44 आएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो XY अनुपाते PQ से 6:1 गिवन है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजा का स्क्वायर का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो हम XY का स्क्वायर रेशियो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का ये इसके स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि उनके क्षेत्रफल का क्या रेशियो होगा। तो XYZ का ट्रायंगल XYZ रेशियो ट्रायंगल PQR, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 36/1 इज इक्वल टू XYZ का नहीं पता है मुझे रेशियो क्षेत्रफल का, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे ट्रायंगल XYZ, और इसका PQR का पता है तो 6 लिख लेंगे। इसको इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इंटू 6, यानी कि ट्रायंगल XYZ का क्षेत्रफल हो जाएगा 216। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल की कक्षा 11 और में 40 भौतिक
भौतिकी को चुना, 17 ने जीव विज्ञान को चुना और 20 ने रसायन विज्ञान को चुना। यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी, इन सभी छात्रों ने यहाँ उल्लेखित 3 विषयों में कम से कम एक को चुना है, इनमें ठीक 5 छात्रों ने इन तीनों विषयों को चुना है, तो उनकी इसकी संख्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि इस स्कूल में 11वीं कक्षा के यादृच्छिक रूप से चयनित छात्र ने इन 3 विषय में से किसी एक को चुना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि किसी चीज़ की प्रायिकता के लिए हम किसी एक विषय को चुनने वाले छात्रों की संख्या अपॉन छात्रों की कुल संख्या। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें पता है, गिवन है 60 है, तो 2 या उससे अधिक विषय चुनने वाले छात्रों की संख्या अगर हम फाइंड आउट करें तो 40 + 17 + 20 -60 और -5 कर लेंगे, तो हमारा नंबर आएगा 48। तो हम इसकी प्रायिकता देखेंगे तो 48/60 यानी कि 0.80। अगला क्वेश्चन है, एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एबीसी एक छेदक है। यदि AB 8 सेंटीमीटर, BC 10, तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि ये सर्कल हो गया और AD जो है स्पर्श रेखा है, तो ये यहाँ पे इसको D मान लेते हैं, ये आपका A हो जाएगा और ये छेदक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया C, ये हो गया B और इसमें गिवन है कि AB की लंबाई 8 है, तो ये 8 है और BC की लंबाई 10 है, तो यानी कि ये टोटल 10 है। अब AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें एक थ्योरम होती है कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इंटू फुल की लंबाई, तो ये हो जाएगा AB इंटू AC। तो हम इसे में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ है हमें पता है 8 और इसकी टोटल की लेंथ हो जाएगी 8 + 10 यानी 18, 18 8 144, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। ओह सॉरी, क्या पूछा है, AD की लंबाई पूछा है, तो ये AD स्क्वायर की इस वैल्यू आई है, तो हम AD अगर फाइंड आउट करेंगे तो 12 बार 144 होता है, तो AD आ जाएगा 12, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, 3 वाइन ABC की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% है। इन्हें 2:3:x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% की सांद्रता वाला घोल तैयार होता है। तो x का मान फाइंड आउट करना है हमें, तो हम देख लेते हैं कि मतलब कि किस रेशियो में लिया गया, उनके परसेंटेज को उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 10% + 3 इंटू परसेंटेज इसका है 20% और प्लस x × 30%, x मुझे पता नहीं है इसका, तो x × 30% लिख लेंगे, इजिकल टू टोटल दिया है कि 23% सांद्रता हमें चाहिए, तो हम लिख लेंगे 2 + 3 + x × 23%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये अपना आ जाएगा 2 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा, और प्लस 3 × 20/100 प्लस x × 30/100, 30/100 इजिकल टू 2 5 हो जाएगा, 5 + x/100 × 23। इसको सॉल्व करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कटपिट के आंसर 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोणीय प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 4 सेंटीमीटर है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, हम पहले आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आधार हमें दिया है समबाहु त्रिभुज है,
तो आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो हम इसे रखेंगे, तो 4 गिवन है भुजा, तो √3/4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 4 एक ही जगह हमने 4 × 4 रख दिया, तो 1 4 कट जाएगा, यानी कि हमारी क्षेत्रफल का एरिया आ जाएगा बेस का 4√3। अब आधार का परिमाप भी निकाल लें। आधार का परिमाप होता है, चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 × भुजा, तो भुजा हमें पता है 4 है, तो परिमाप आधार बेस परिमाप हो जाएगा हमारा, परिमाप हो जाएगा 3 × 4 यानी 12। अब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप हमें पता है, आधार का परिमाप हमें पता है 12 इंटू ऊंचाई, यानी h से डिनोट कर लेते हैं, और हमें गिवन है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120। तो यहाँ से हमारी हाइट आ जाएगी निकल के, 12 को 120 डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगी हाइट। अब हम हाइट की वैल्यू मिल गई। अब हमें आयतन का फार्मूला होता है प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं 4√3, तो 4√3 इंटू 10 यानी कि 40√3। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 40√3। अगला क्वेश्चन है a - 2b = 8, 2a b = 9, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो हम दोनों a - b इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 4b² - 4ab = 68। इसके जगह पे हम 2 × 2ab लिख सकते हैं, 2ab की वैल्यू हमें पता है 9, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसकी होल की जगह पे हम लिख सकते हैं 18, और ये 18 इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a² + 4b² = 64 + 18 82 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम a² + 4ab² = 82 है, अब हम अगर a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर यूज़ करें यहाँ पे, तो हो जाता है कि a + 2b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + 4b² + 4ab। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाली 82 है, तो यहाँ हम रख देंगे 82, और 4ab का मतलब 2 × 2ab, और 2ab की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो हमें 2 × 9 यानी 18, और 18 + 82 = हो जाएगा 100। अब हम इधर ये स्क्वायर में है, स्क्वायर की उधर ले जाएंगे, रूट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a + 2b = 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं, 40% सदस्य महिलाएं हैं। तो हमसे पूछा गया है कि यदि पुरुष की औसत आयु 55 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 45 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु क्या होगी। तो हम देखते हैं कि पुरुषों की 60 वर्ष है और महिलाओं की 40 वर्ष है, और पुरुषों का प्रतिशत 60% है और महिलाओं का प्रतिशत 40% है, और औसत आयु की बात करें तो पुरुषों का 55 वर्ष है और महिलाओं का 45 वर्ष है। अब औसत आयु अगर हम देखें तो पुरुषों का प्रतिशत इंटू पुरुषों की आयु, पुरुषों की औसत आयु हो जाएगा, प्लस महिलाओं का प्रतिशत इंटू महिलाओं की औसत आयु अपॉन 100 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि 60 पुरुषों का प्रतिशत हो गया, इंटू 55 इनकी एवरेज आयु है, प्लस 40% महिलाएं हैं, इंटू इनकी एवरेज आयु है 45 अपॉन 100। इसका हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5100 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 51 वर्ष हमारी एवरेज आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाओं x + y = 2 है, 2x - y = 1 है,
प्रतिच्छेदी बिंदु y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5 है पर स्थित है, तो k का मान याद कीजिए। तो रेखा x प्लस वाई इजकल टू 2 है और 2x माइनस वाई इजकल टू 1 प्रतिच्छेद बिंदु है। तो समीकरण इन दोनों को उठा के हम जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x इजकल टू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा 1, 1। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y इजकल टू के एक्स प्लस 5 में। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5। तो y यहाँ 1 हो जाएगा, k की जगह 1 हो जाएगा प्लस 5। अब 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k इजकल टू -4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा मैथ का सॉल्यूशन होकोट की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ द बुक हुम आई वांटेड टू बाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुम आई की जगह दैट आई का प्रयोग होगा, क्योंकि हम जानते हैं दैट का प्रयोग वहाँ होता है उस व्यक्ति या वस्तु का पहले जब उल्लेख किया जा चुका हो। तो हमारे इस क्वेश्चन में होम की जगह दैट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें ग्रे मैटर का हो जाएगा इंटेलिजेंस और वेट बिहाइंड द ईयर्स का हो जाएगा यंग विदाउट मच एक्सपीरियंस, यानी कि सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। वंस इन द ब्लू मून टू हैपन वेरी रेयरली एंड किक द बकेट मतलब टू डाई, यानी कि हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स। इसमें दोज का प्रयोग अननेसेसरली हुआ है, इसे हटा देंगे, बाकी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है हमें, क्या इसमें फिल किया जाएगा। तो इसमें है कि बाय दिस टाइम आई डॉट डॉट द वर्क असाइंड टू मी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, तो हमारा ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है विल हैव और वर्ब की या फिर बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डन होना चाहिए और विल हैव, तो इसका स्ट्रक्चर ही है, तो विल हैव यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही सेड 2 and 2 मेक 4। तो इसमें हमारा हो जाएगा ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो अनचेंज रहती है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट चूज़ करना है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 81। तो इसमें जियो पैराडाइज मतलब खतरे में डालना, इसकी स्पेलिंग जियो पैराडाइज एकदम करेक्ट है। मेटिकुलस ये भी सही है, इसका मीनिंग होता है सूक्ष्म या छोटा, मतलब उस तरीके से सूक्ष्म कह सकते हैं। रेमिनिसेंट यानी कि सिमिलर टू समथिंग एंड समवन, और स्ट्रीविंग की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होगी STRIVING। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वाला गलत है, बाकी 1 2 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हमें एक्टिव वाइज में सेंटेंस ऑप्शन एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वाइज। तो हम देखेंगे द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर बाय द डायरेक्टर। तो यहाँ से हम जब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन डायरेक्ट स्पीच हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल। तो यही हमारा डायरेक्ट स्पीच में सही, पहला ही ऑप्शन सही है, तो अगला देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, हमें
Select the option, arrange the given words from a grammatically correct and meaningful sentences. The students eagerly their awaited result. तो इसमें अगर हम नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का SVO उसको फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की मतलब विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज़ होता है होगा इसमें, तो यहाँ पे अवेटेड ईगरली अवेटेड हो जाएगा और देयर रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स। अगला क्वेश्चन है, हमें सेलेक्ट करना है क्या इसमें फिल किया जाएगा। तो रॉबिन वास्ड एज द स्मोक स्टिडली फ्रॉम द चिमनी। तो स्मोक क्या होगा, हंग होगा नहीं, लेफ्ट होगा नहीं, वेंट होगा नहीं, रोज़ मतलब उठना हो जाएगा। तो यानी कि रोज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका अर्थ यहाँ पे निकलेगा उठ रहा था या फिर ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड। इसमें हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करने हैं। लीजर मीन्स होता है आराम, आराम कह सकते हैं, और मनोवर मीन्स होता है पैंतरेबाजी कह सकते हैं एग्जैक्ट हिंदी देखें तो, और मिलेनियम मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं, और सीज मीन्स होता है घेराबंदी। इंटरप्ट मतलब रुकावट करना, उस इसकी स्पेलिंग गलत है, INTE और UPT हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो यानी कि इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 86 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल हमारा 5 वाला गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें हमें ग्रामेटिकली एरर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है, दिस इज़ द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे चैलेंज टास्क ना होके मोस्ट चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए, मोस्ट चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्सेस डिनाइड, तो हमारा हो जाएगा कि लेट द एक्सेस बी डिनाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी है हैज़ गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी हैव हो जाएगा। अगला है, ही इज़ टालर एंड मोस्ट हैंडसम, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होगी, मोर हैंडसम होना चाहिए, यानी कि मोस्ट की जगह मोर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैनल मीन्स होगा, बैनल मीन्स हो जाएगा आपका सिंपल वैसे होता है इसका मतलब, और तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये ट्राइड हो जाएगा इसका बैनल का। एरोडाइट मतलब विद्वान होता है, इसको लिटरेट से ऐड कर लेंगे। ग्लोमी मतलब दुखी से, सैडनेस, इंक्लीमेंट मतलब ब्रूटल कठोर कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट है, इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या फिल होगा, हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल। अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास ड्रिफ्ट, फोकस और डाइवर्जेंस एंड डिस्पर्सन। तो यहाँ पे हमारा फोकस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फोकस। अगला, फोकस मूवमेंट एडवोकेटिंग अ रेशियल जेंडर एंड LGBTQ plus equality as well as addressing systemic discrimination and injustice have। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हमारा गेंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेंड। अगला, गेंड मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स दैट, देखेंगे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 94 में देखेंगे क्या भर सकते हैं। तो परपेचुएट सही होगा, यहाँ पे हम भरेंगे परपेचुएट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 95, इसमें हाँ फिर आगे देखते हैं। परपेचुएट इनइक्वलिटी एंड फोस्टरिंग inclusivity in all aspects of society, calls for justice, representation, and equal opportunities have sparked conservation and initiatives aimed at creating a more equitable world. It is crucial to अब हमारे पास ऑप्शंस हैं engage, coincide, evolve एंड मैनिफेस्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंगेज। तो इस तरीके से यहाँ इंगेज हो जाएगा। इन बाकी आगे का आप पढ़ लीजिएगा इंगेज। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें सही इसमें फाइंड आउट करना है। सुमेथी वाज अ इंडस्ट्रियसली एंड विलिंग वर्कर। तो यहाँ पे तो पता ही चल गया होगा, वॉवेल का साउंड है तो इसलिए ए की जगह एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज़ रेनिंग इज़ नॉट इट। तो इसमें आपको पता ही है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है इसका अपोजिट, या अगर ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इज़ नॉट इट, तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सही है। अगला, बोथ संतोष एंड रोहित हैव 167 इंग्लिश पेपर्स ड्यू इन ट्यूसडे नहीं होगा, ऑन ट्यूसडे होगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में इसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, सुमंत सेड दैट ही वुड हैव कॉल्ड ए डॉक्टर। तो इसमें कंजक्शन दैट विल बी रिप्लेस्ड विथ ए कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा से मतलब अंदर लिख देंगे। सेट रिमेन अनचेंज्ड, वुड इज़ चेंज्ड इनटू विल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है। समंथा सेड आई विल कॉल्ड ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बोल्ड है और डेलीगेंट है, होप है, पनिश है। तो बोल्ड हमें एंटोनिम्स लिखना है, हम ध्यान देंगे। तो बोल्ड का टिमिड हो जाएगा, डेलीगेंट का लेज़ी हो जाएगा। डेलीगेंट मतलब कठिन परिश्रम करने वाला, और होप का आप जान ही रहे हैं डिसअपेयर हो जाएगा, पनिश का रिवार्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमारी फुल एंड टेस्ट सीरीज का पूरा वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।